सर्किट ब्रेकर का इंतखाब करना बज़ाहिर तो बहुत सीधा साधा काम लगता है ना? लोड देखा, उससे थोड़ा बड़ा ब्रेकर लगा दिया और काम खत्म। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही आसान है? अक्सर इस सादगी के पीछे एक ऐसी पेचीदगी छुपी होती है जो बड़े बड़े मसाइल खड़े कर सकती है। चलें आज इसी मामले की तह तक पहुंचते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक मशीन है, कोई बड़ी मोटर समझ लें, जो मुसलसल 34 एम्पियर करंट इस्तेमाल कर रही है। इंजीनियरिंग की ज़बान में इसी को हम लोड कहते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इसी की बुनियाद पर हमें अपना पूरा सर्किट डिज़ाइन करना है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सबसे बुनियादी उसूल क्या है? यही ना कि हिफाजती डिवाइस यानी हमारा ब्रेकर, इसकी रेटिंग लोड से हमेशा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से 34 एम्पियर के लोड के लिए अगला स्टैंडर्ड साइज़ यानी 40 एम्पियर का ब्रेकर बिल्कुल मंतकी और सही इंतखाब लगता है। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। अगर हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है, उसूल के मुताबिक है, तो फिर ये ब्रेकर बार बार ट्रिप क्यों हो रहा है? मसला आखिर है कहाँ? इस तज्जिए में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। देखें, सारी गड़बड़ इन अल्फाज में छुपी है। मयारी लैब हालात, ये वो आइडियल बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस हैं जो आईईसी जैसे इदारे तय करते हैं। और जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये हालात असल दुनिया से यानी जहां ब्रेकर ने काम करना है बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये हैं वो परफेक्ट हालात, एक कंट्रोल टेम्परेचर, ब्रेकर बिल्कुल अकेला लगा हुआ, आसपास खुली हवा। लेकिन हकीकत में क्या होता है? एक बंद इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर इनमें से शायद ही कोई शर्त पूरी होती हो। तो चलें एक जासूस की तरह इन छुपे हुए मुजरिमों को ढूंढते हैं, यानी वो माहौलियाती अवामिल जो खामोशी से हमारी ब्रेकर की कारकर्दगी को कम कर रहे हैं। ज़्यादातर ब्रेकर्स का दिल एक बाय मेटालिक पट्टी होती है। होता ये है कि जब करंट इसमें से गुजरता है तो ये गर्म होती है, और एक ख़ास हद से ज़्यादा गर्म होने पर ये मुड़कर सर्किट को ट्रिप कर देती है। अहम बात यह है कि ये पट्टी सिर्फ करंट से पैदा होने वाली गर्मी को महसूस नहीं करती, बल्कि आसपास के माहौल की गर्मी भी इस पर असरअंदाज होती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई एथलीट गर्म मौसम में जल्दी थक जाता है। इसी तरह जब माहौल पहले से ही गर्म हो तो बाई मेटालिक पट्टी को ट्रिप होने वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए कम करंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी ब्रेकर अपनी रेटिंग से पहले ही ट्रिप कर जाता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स खुद ये डेटा फराहम करते हैं। ज़रा इस टेबल को देखें, 40 डिग्री पर तो ब्रेकर 40 एम्पियर का ही है, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत 60 डिग्री तक पहुंचता है, वही ब्रेकर दरअसल सिर्फ 38.2 एम्पियर का रह जाता है। एक और बड़ा फर्क है ग्रुपिंग का। लैब में एक ब्रेकर को बिल्कुल अकेले टेस्ट किया जाता है, जबकि असल पैनल में दर्जनों ब्रेकर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और हर एक अपनी गर्मी पैदा कर रहा होता है, जो पूरे पैनल का दर्जा हरारत बढ़ा देती है। तो इसका असर कितना होता है? आमतौर पर एक असूल इस्तेमाल होता है जिसे डी रेटिंग फैक्टर कहते हैं। जब ब्रेकर्स को एक साथ लगाया जाता है तो हर एक की सलाहियत तकरीबन 20% कम हो जाती है, यानी इसकी असली रेटिंग को हमें 0.8 से ज़रब देना पड़ता है। और अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ी इलाके में हैं तो मसला और भी बढ़ जाता है। 2000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर हवा पतली हो जाती है। इसका मतलब है दो मसले। एक तो ये कि गर्मी ठीक से ख़त्म नहीं होती, यानी कूलिंग कम हो जाती है, और दूसरा हवा की इंसुलेशन की सलाहियत भी कमज़ोर पड़ जाती है। अच्छा, तो मसले तो हमने देख लिए, अब आते हैं हल की तरफ। इंजीनियरिंग में इस अमल को डी रेटिंग कहते हैं, यानी माहौल के असरात को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी पुर्जे की असल सलाहियत को दोबारा कैलकुलेट करना। ये है वो मास्टर फॉर्मूला जो सारी कहानी को जोड़ता है। इसका मकसद बहुत सादा है कि ब्रेकर की जो असल नाम की रेटिंग है, उसे जब हम दर्जा हरारत, ग्रुपिंग और दूसरे फैक्टर्स से ज़रब दें तो जो जवाब आए वो हमारे लोड से ज़्यादा ही होना चाहिए। चलें अब थ्योरी को छोड़कर वापस अपनी पहली मिसाल पर चलते हैं। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके देखते हैं कि हमारा 40 एम्पियर का ब्रेकर आखिर फेल क्यों हो रहा था। तो ये थे हमारे हालात। 34 एम्पेयर का लोड, पैनल के अंदर का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्रेकर दूसरे ब्रेकर्स के साथ लगा हुआ है। बुलंदी का कोई मसला नहीं, तो इसका फैक्टर 1 रहेगा। तो अब देखें 40 एम्पियर का ब्रेकर जो बिल्कुल सही लग रहा था, जब हमने इस पर दर्जा हरारत का फैक्टर लगाया तो इसकी सलाहियत कम होकर 38.2 एम्पियर रह गए। फिर जब ग्रुपिंग का फैक्टर लगाया तो ये मज़ीद कम होकर
صرف 30.56 ایمپیئر رہ گئی۔ اب ظاہر ہے یہ ہمارے 34 ایمپیئر کے لوڈ کو کیسے سنبھالے گا، اسی لیے تو یہ بار بار ٹرپ ہو رہا تھا۔ تو اب کیا کریں؟ چلیں اگلا سائز یعنی 50 ایمپیئر کا بریکر ٹرائی کرتے ہیں۔ جب ہم نے اس پر وہی حساب لگایا تو اس کی مؤثر صلاحیت 38 ایمپیئر سے بھی زیادہ نکلی، جو ہمارے 34 ایمپیئر کے لوڈ کے لیے بالکل محفوظ اور بہترین ہے۔ بس مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن ہر بار تو اتنا لمبا چوڑا حساب نہیں لگایا جا سکتا، خاص طور پر جب درجہ حرارت یا دوسرے عوامل کا تفصیلی ڈیٹا موجود نہ ہو۔ تو اس کے لیے انجینئرز ایک آزمودہ اصول، ایک رول آف تھمب استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت سادہ ہے۔ بریکر کا سائز منتخب کرنے کے لیے لوڈ کرنٹ کو سیدھا 1.25 سے ضرب دے دیں۔ یہ جو 25% کا اضافی مارجن ہے نا، یہ ان سارے چھپے ہوئے عوامل یعنی درجہ حرارت، گروپنگ اور دوسری ممکنہ کمیوں کے لیے ایک بہترین حفاظتی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر لکھی ہوئی ریٹنگ کو حتمی سچ نہ سمجھیں۔ یہ ایک گارنٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک آئیڈیل، ایک بہترین دنیا کا بینچ مارک ہے۔ اصل کارکردگی کے لیے ہمیشہ حقیقی دنیا کے حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے کے لیے سوال ہے، اگر ایک سادہ سا بریکر ماحول سے اتنا متاثر ہو سکتا ہے تو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں گاڑی کی مائلیج سے لے کر موبائل فون کی بیٹری لائف تک اور کتنی ایسی معیاری ریٹنگز ہیں جو حقیقت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔